Hello and welcome to the GNOIS. As you know, I'm Manoj Jaswal, your mentor in Indian polity. And in the previous class, we have discussed some basic concepts of parliamentary form of government of India, as well as why we need the constitution, why there are three organs of the government, namely legislature, executive, and judiciary. And with that insight, we have learned that there is the need of the constitution, and for that reason we are going to start with the constitution. जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि संविधान की आवश्यकता पड़ती है, और चूंकि संविधान की आवश्यकता पड़ती है तो अब हम लोग ये समझेंगे कि वास्तव में संविधान होता क्या है। और इस पर जो प्रश्न बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, इसके नेचर पर तो प्रश्न बन जाते हैं मेन और प्री दोनों में, लेकिन केवल जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेसिकली, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्दर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू हियर दैट यू आर एट GNOIS, so you are having the privilege to get smart study, smart strategy, deep insights, as well as the better, not better, but the best content. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अपना अगला इशू उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से हम आपको कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल की बात करेंगे, और इन दैट डिस्कोर्स वी विल डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो। तो पहले तो हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर समझ लेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, है ना। ये बहुत सिंपल तरीका है किसी चीज में डीप जो है जाने का, कि पहले उसके बेसिक्स को समझें, फाउंडेशन को समझें, और फिर हम चले जाएं। वन थिंग इज वेरी क्लियर इन आवर माइंड with the very first class of introduction, that the constitution is a document. When you say the constitution is a document, you are saying a kind of universal constitution. Means you are saying about, or you are referring all type of constitution. No need to differentiate between the written constitution and unwritten constitution. क्लियर है? कहने का मतलब मेरे ये है कि जब आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बिल्कुल भी डिफरेंस या डिफरेंशिएट नहीं करते हो इस बात में कि लिखित है या अलिखित है। तो अगर हम चाहें, इफ वी नीड, in fact we need also, so we can make a universal definition of the constitution. And what will be the best definition of the constitution? So the constitution is a document, ये तो क्लियर है, लेकिन कैसा डॉक्यूमेंट है अगर हम ये भी बता दें तो बहुत ही बेहतर हो जाए। सो लेट राइट, आप जरूर लिख लीजिएगा, ये डेफिनेशन एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट embodies
faith and aspirations of the people having legal sanctity, या ऐसे कह दें and enjoys a special legal sanctity. Now the question is whether the Constitution of India is having all these things. So do you know the preamble? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, है ना, socialist, secular, democratic, क्लियर है? तो जैसे ही आपने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो किसका है फेथ एंड एस्पिरेशंस? पीपल ऑफ इंडिया, of the people. Similarly, it enjoys a special legal sanctity. When you say this, it means that there is special legal sanctity. और वो किस तरह की है? तो मैंने आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में ये जरूर कहा है कि भाई फाउंडेशनल लॉ है, एंड अगर हम केवल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें जहां जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, तो आप कह सकते हो ना कि भैया इसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं हो सकता। यानी कि अगर अब हम आगे जाकर के इसको और डिटेल में बोलें, देन वी कैन से इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। Nothing means no any law, tradition, custom, whatever. If we are talking about the Constitution of India or even about any constitution, whether it is written or unwritten, does not matter. अगर हम बात कर रहे हैं तो कहेंगे कि कुछ भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, है ना? तो अगली बात क्या होगी? It is the supreme law of the land. It is the supreme law of the land. यह देश का सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च विधि है. It means what? It means इसका मतलब क्या हुआ? That is all the laws या all the other laws, all the other laws to be all the other laws to be legally valid, to be legally valid shall, आप must भी लिख सकते हो, does not matter, conform to it. और ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म मतलब उसके अनुरूप होना चाहिए. कंफर्म, कंफर्म टू इट या कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड मींस व्हाट? कि अब इस लॉ के अगेंस्ट कुछ भी, कोई भी लॉ नहीं हो सकता है. अब लॉ जब हम यहां कह रहे हैं तो लॉस के साथ साथ आप कस्टम्स की भी बात कर दें, ट्रेडिशंस की भी बात कर दें, और इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं. if you if you would have heard about the Khap Panchayats, especially in Western UP and Haryana, तो आपको शायद पता हो कि खाप पंचायतों से रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था.
बहुत ज्यादा ऑनर किलिंग में इनका इन्वॉल्वमेंट था। तो वो एक सगोत्रीय विवाह, अगर कोई प्रेम विवाह कर लेता था तो उसको मार दिया जाता था। ऐसा बहुत घटनाएं हरियाणा में हुई। फिर इस पे आया कि पंचायत तो भाई सुप्रीम कोर्ट गए लोग, पंचायत के खिलाफ जब जो है आदेश आ गया, तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलने लगे कि भाई ये हमारी परंपरा है, कस्टम है, ट्रेडिशन है पंचायतों का होना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, पंचायतों का होना ट्रेडिशनल हो सकता है, ट्रेडिशन हो सकता है, कस्टम हो सकता है, बट what what you people are doing actually, that is against the constitution, so you cannot give any verdict like that कि इनको मार दिया जाए या इनको घर से निकाल दिया जाए, सोसाइटी से निकाल दिया जाए। So what I wanted to make clear in your mind is even the customs and traditions should also conform to the constitution, otherwise that cannot be legally valid। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। आप और एक एग्जाम्पल देख सकते हो, जब एलजीबीटी की बात आती है तो उनको राइट टू लाइफ के अंदर सारे अधिकार मिले। कानून लाना पड़ा सरकार को, क्यों लाना पड़ा? भले सोसाइटी कहे कि बीइंग अ गे और लेस्बियन इज नॉट गुड, भले उसको तिरस्कार करे, लेकिन कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि भैया आर्टिकल 21 तो सबके लिए है, आर्टिकल 14 सबके लिए। अच्छा मैं बताऊंगा आपको, जब फंडामेंटल राइट शुरू होगा तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, देयर आर फ्यू राइट्स which are not available to foreigners, but most of the rights are available to all। इवन कोई विदेशी भी आएगा तो भी रूल ऑफ लॉ को एंजॉय करेगा इंडिया में, राइट टू लाइफ एंजॉय करेगा इंडिया में। 19 नहीं मिलेगा, बात करेंगे हम लोग। सो व्हाट आई मीन टू से हियर कि कोई अगर विदेशी भी है और वो क्राइम कर देता है, टेररिस्ट है, अजमल का साहब आपको अच्छे से याद होगा, सारा कुछ मिला, सीसीटीवी फुटेज मिली, गोली चला रहा है, मार रहा है, सब कुछ क्लियर है। बट वी आर नॉट द कंट्री लाइक एनी डिक्टेटर कंट्री। पुराना वाला अफगानिस्तान नहीं है, अभी का मैं कुछ नहीं जानता क्या कैसे चल रहा है। एंड इनफैक्ट आई जस्ट वांट टू स्केप उस मुद्दे पर, अफगानिस्तान के। तो चूंकि पॉलिटिकल क्लास नहीं है, ये पॉलिटी की क्लास है, तो पॉलिटी के इश्यूज को समझना है। तो क्या हुआ कि उसको भी हमने आर्टिकल 14 का सपोर्ट दिया, प्रॉपर सुनवाई हुई, उसके बाद उसको सजा दी गई। सो व्हाट, नथिंग कैन गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम किसी डिक्टेटर कंट्री की तरह, तालिबानाइज्ड जो है कंट्री की तरह काम नहीं कर सकते कि सब कुछ दिख रहा है सजाए मौत दे दो। नहीं, रूल ऑफ लॉ शैल अप्लाई। सिमिलरली तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है भैया ये सबके लिए अप्लाई होगा तो सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आर्टिकल 19 हम फॉरेनर्स को नहीं देते तो हम नहीं देंगे। क्लियर? चलिए, तो क्या हुआ कि ये जो है सुप्रीम लॉ है, कस्टम हो, ट्रेडिशन हो, चाहे जो हो, उनको इसके अगेंस्ट नहीं जाना है। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड हो गया। अब दूसरी बात आप कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, हालांकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो चीजें मिलेंगी।
सिमिलरली मिलेंगी. सो वी आर डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशन एज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. ओके, क्लासिफिकेशन रिटन और अनरिटन का थोड़ी देर बाद होगा. चलिए, सो नाउ the constitution is a kind of document which provides the conception and character, even the nature of the government and its institutions. तो लिखेंगे, the constitution provides for, the constitution provides for the conception, organization, conception, organization, character and नेचर एंड करेक्टर मिलता जुलता है, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. अब भाई कम्युनिस्ट का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं होते, इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं करते यहाँ पर. उनको हम डेमोक्रेटिक नहीं मानते, इसलिए उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं. लेकिन ये जान लीजिए, ठीक है, ठीक. Similarly, it also provides the sovereign power and methods to exercise that power. Okay, that power. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो सॉवरीन है वो कौन है. हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, पीपल, और अभी भी बात हुई वी द पीपल ऑफ इंडिया. अब वो जो सॉवरीन है, जनता है, चूंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, as that is why the people are the sovereign, and how that sovereign power can be exercised, it is also given there in India, in America. different countries हैं, और different countries में different तरीके दिए गए हैं. ठीक है. अब एक बात आती है कि अच्छा ठीक है सर, आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, sir, each and everything is okay. It is the law of the land. It provides the conception, organization, character, and nature of the government. All the laws, regulations, rules, traditions, customs has to conform to it. Everything is okay. But sir, you can ask me. ठीक है, अभी ऑफलाइन क्लास होती तो आप जरूर हमसे पूछते रहते. बाद में भी पूछ सकते हैं, सवाल तो पूछा जा सकता है. आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को सब पावर कहां से आ रही है. आंसर यू नो. डोंट नो. यू नो. यू नो, है ना. You know the answer. The constitution derives its sovereign power कहाँ से? From the people of India. As you have written, the people of India. और एक बात यहाँ पर जरा मैं समझाऊंगा कि आपको पहले ही पता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से ही प्रेम्बल शुरू होता है. इसका मतलब क्या हुआ? द सोर्स ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, नो वन एल्स. है ना. हम ही हैं, डायरेक्टली हम ही से ये मिलता है. ठीक है, क्लियर है. और एक बात यहां पर आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं. when we say the people of India, and when we say the provisions in the constitutions are a kind of foundational law of the land, यानी कि ऑर्गेनिक नेचर के हो गए साहब. और अगर ऑर्गेनिक नेचर के हो गए तो इसी कारण एक बड़ा लंबे समय तक चलने वाला
डिस्प्यूट रहा, and you might be knowing that dispute, the dispute of Article 370, है ना? खूब अच्छे से जानते हैं, खूब सुना है, जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। अब जब इसको रिवोक करने की बात आई, तो बात आती है, जब बात आई, देन अच्छा, मैं ना आपके इंडिया के लगभग 23-24 स्टेट में पढ़ा चुका हूँ, एंड आई हैड बीन देयर फ्रीक्वेंटली इन जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर यूनिवर्सिटी जाता था पढ़ाने में, एक एक 1.5 महीने तक वहीं रहता था। वहां पर इनका अपना एक स्पेशल क्लास चलता था, गवर्नमेंट की तरफ से चलता था, यूजीसी उनको ग्रांट देती थी। अभी चलता है कि नहीं ये पता नहीं। सो ड्यूरिंग दोज डेज आई यूज्ड टू विजिट, और जब भी ये मुद्दा आता था तो मैं कहता कि देखो, द पार्लियामेंट कैन डू इट। तो उन लोगों का लॉजिक क्या रहता था कि सर, कैसे, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वहां का बना था जम्मू कश्मीर का, वो रेकमेंड करेगा तभी हटेगा। तो अब जरा मैं आपको असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, समझिएगा। सो व्हाट हैपन, अच्छा आप जान भी चुके हैं, इफ यू आर नोइंग वेल देन इट इज वेरी गुड। व्हाट हैपेंस, एज आई टोल्ड यू in the first class of our Indian polity, कि there, if there is a written constitution then there will be a body, और उसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, जो संविधान को लिखने और ड्राफ्ट करने का काम करती है। तो उनका जब सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जम्मू कश्मीर का, तो उसी असेंबली में ये पास हुआ कि भाई ये ऐसा ऐसा रहेगा। बट व्हाट हैपेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बना, तो यही असेंबली वास्तव में उस समय लेजिस्लेचर थी ना, द लेजिस्लेचर, ओके, लेजिस्लेचर विधायिका। और इसी के तहत हमारी 1947 से लेकर के 51 तक गवर्नमेंट भी चली, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक। ठीक, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के पहले कौन थी आपकी विधायिका या पार्लियामेंट? दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर? सिमिलरली इन जम्मू कश्मीर दैट वाज लेजिस्लेचर आल्सो। सो एनीथिंग व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, अपने संविधान में एक प्रोविजन है, एंड द प्रोविजन इज कि इफ द असेंबली or the parliament is not in session, सेशन में नहीं है, तो वहां अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो गवर्नर, और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट, हैज द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। कोई कानून बनाना है तो ऑर्डिनेंस बना के सकती है, ऑर्डिनेंस ला सकती है। और यही हुआ, जो रिकमेंडेशन करानी थी जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर की असेंबली से कि 370 को रिवोक किया जाए, वो रिकमेंडेशन करा ली गई गवर्नर से। क्लियर है? तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन is the law of the land, or the constitution of India is the supreme law of the land, supreme law of India। और अब बाकी सारे कानूनों को इसी के अनुरूप होना चाहिए। स्पेशल प्रिविलेज दिया था, उसको हटाया गया। तो यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ पावर, then the voices of the people of India has to be listened by the lawmakers or the lawmaking body. Then only
the changes can be made, or change is the natural process. परिवर्तन तो संसार का प्राकृतिक या स्वाभाविक नियम है, होगा ही होगा। नीड्स और डिमांड्स बदलती हैं। पहले ट्रांसजेंडर को कोई समझा ही नहीं जाता था, आज आप देखिए ट्रांसजेंडर के लिए लॉ बना। अब उनको भी एक इंडिविजुअल की तरह सारे अधिकार मिल रहे हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स द पावर, derives its power and authority from the people of India, but also remember that we, the people of India, are ultimately sovereign. So if you want to make a figure, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। सो इफ यू वांट टू मेक दैट फिगर की हाउ द इंडियन सिस्टम इज वर्किंग, देन नाउ यू कैन मेक, ठीक है, लाइक दिस। जुडिशरी और लेजिस्लेचर में एक बैलेंस ऑफ अथॉरिटी बनाया गया है, लेकिन ठीक है, बैलेंस ऑफ अथॉरिटी, बट एट द टॉप ऑफ दिस फिगर हु आर देयर, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर देयर। और डेमोक्रेसी में यही होना चाहिए ना भाई। अब देखो बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में आ रहे होंगे, वो पॉलिटिकल टाइप के क्वेश्चन मत उठाओ, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब ये बात आपको समझ आ गई, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? तो द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक लॉ, ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा कानून है, सॉरी आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ वाटर, थैंक यू। इट इज ऑर्गेनिक। क्यों ऑर्गेनिक है? क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, सिस्टम के स्ट्रक्चर वगैरह को सबको बताता है। आईपीसी, सीआरपीसी यानी कि जितने बाकी लॉज हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनिक। दिस इज ऑर्गेनिक बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉर द स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर। सो अदर लॉज आर नॉट ऑर्गेनिक, और नॉट ऑर्गेनिक। और अदर लॉज में आप कोई भी कानून रख लो, आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता, जो कुछ भी आप कहना चाहें कह लें, बीएनएस जो अब बन गया है, वो सब जो है नहीं है। सो एक्चुअली सिंपली वी डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस मैनर। क्लियर? नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ठीक है। आप नीचे लिखेंगे, क्वेश्चन मेरे पास आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन of the constitution. Simply, we classify the constitutions into written and unwritten, है ना। हम लोग पहले से ही जानते हैं रिटेन और अनरिटेन। अब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है? डेफिनेशन टाइप लिखना है इसको। द कॉन्स्टिट्यूशन whose provisions are codi are logically
codified into a single legal document. ओके, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनका प्रावधान किस तरह हो, लॉजिकली कोडिफाइड हो, उसमें एक लॉजिक हो। इसका एग्जांपल मैं दे दूंगा, आपको मजा आएगा, चिंता मत करिए, हर चीज का एग्जांपल मिलेगा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर आल्सो written but not logically, but are not logically codified into a single document। बस नॉट लगाना है, ठीक। जैसे ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है, तो मैंने आपको बताया कि वहां पर क्या कहते हैं, 1215 एडी में किंग जॉन का जो मैग्ना कार्टा था वो भी अभी चलता है, तो 1612 का जो है वो भी चलता है, 1625 का भी चलता है, 1419 का भी चलता है। तो not logically codified and they are not into a legal document। क्लियर, ये बात हो गई। अब यहाँ जो लॉजिकली कोडिफाइड होने की बात है, उसको जरा समझा जाए, लॉजिक समझा जाए। तो अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हो तो व्हाट यू फाइंड, पहले तो आपको प्रियम्बल मिल जाता है, तो प्रियम्बल चलो कोई बात नहीं, प्रियम्बल इज नथिंग, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन है, प्रिल्यूड है। हालांकि प्रियम्बल बहुत कुछ है। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटेन्ड इन आवर प्रियम्बल। संविधान का जो दर्शन है पूरा का पूरा वो हमारे प्रियम्बल में है। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में, मेरे ख्याल से इसके बाद वही क्लास होगी, तो वो तो हम कर लेंगे। लेकिन अभी जरा समझें कि ये लॉजिक क्या है, तो लॉजिक कैसा है, अगर इसको समझना चाहें तो एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। यू ऑल नो द स्टोरी ऑफ महाभारत, और उसमें क्या होता है, महाभारत की स्टोरी में पांडवोस वर एक्सपेल्ड टू इंद्रप्रस्थ। हालांकि वो इंद्रप्रस्था नहीं था उस समय जब उनको एक्सपेल किया, तो द नेम ऑफ द रीजन वाज खांडोप्रस्थ, है ना। व्हेन दे रीच्ड देयर, दे मेक एवरीथिंग क्लियर, जमीन वमीन साफ किया, सब कुछ साफ सफाई किया, सांप वाप थे उनको हटाया उठाया, रहने लायक बनाया। तो सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने, द वेरी फर्स्ट वर्क वाज टू गिव अ नेम टू दैट टेरिटरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर, द ओनली चैप्टर, पार्ट वन, क्या है भाई, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर पांडवों ने कहा कि यह इंद्रप्रस्थ है, और आगे कहा कि यहां पर रहने वाली प्रजा इंद्रप्रस्थ की प्रजा होगी, ना कि हस्तिनापुर की प्रजा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट टू, सिटीजनशिप। इजंट सो कि जो यहां रहेगा इस टेरिटरी में, वह भारत का नागरिक होगा, पाकिस्तान का नहीं होगा, क्योंकि बंटवारा उसी समय हुआ था। क्लियर। तो क्या हुआ, लॉजिक। तीसरा लॉजिक, पांडवों ने कहा कि यहाँ जो इंद्रप्रस्थ में रहेगा, अब उसके प्रति किसी प्रकार का कोई भी शोषण वगैरह, जैसा कि हस्तिनापुर के सरकार में हो रहा है, वैसा यहाँ नहीं होगा। नो वन विल बी एक्सप्लॉइटेटेड और सप्रेस्ड
people will enjoy certain rights under the dharma adhikari kind of Mr. Yudhishthir, under the rule of Yudhishthira. Clear? आपके यहां भी पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स। अब जब ये अनाउंस कर दिया तो फिर बोला कि हमारी सरकार कैसे चलेगी, तो आपका अगला पार्ट। तो कहने का मतलब कि लॉजिकली कोडिफिकेशन है। ये आप लोग कुछ कहीं कहीं कुछ कुछ मान पा सकते हो कि थोड़ा लॉजिक नहीं है, यहाँ की चीज वहां रख दी है, पर वो एक्चुअली लीगल डॉक्यूमेंट है, तो ऐसा हो जाता है कई बार, कुछ छोटी मोटी करेक्शंस हो सकती हैं, बट मोस्टली or you can say 99.9% there is complete logic in the codification of the laws। जैसे ही आप फंडामेंटल राइट शुरू करते हो, आर्टिकल 12 एंड 13 को आप छोड़ दो, स्टेट की तरफ जा रहा है, लेकिन उस समय भी बताता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स तो आपको दिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही बता देता है कि इसको प्रोटेक्ट कैसे रखा जाएगा और कहां कहां मिलेगा। ये आर्टिकल 12 में बता देता है कहां कहां मिलेगा, और 13 में बता देता है कैसे प्रोटेक्शन रहेगा। एज आई हैव टोल्ड यू दैट जुडिशरी हैज द पावर टू रिव्यू, इजंट सो? ये मैंने आपको बताया। और इसी तरह से फिर आर्टिकल 14 में सबसे पहले बताता है कि इस देश में फंडामेंटल राइट होगा रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन भी आपका मूल अधिकार है। ऐसे नहीं कि किसी का भी राज हो जाए, कानून का राज हमारा आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो दिस इज द कोडिफिकेशन लॉजिकली। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखोगे अनरिटन का, तो दो बड़े एग्जाम्पल आप दे सकते हो, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आगे। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिटन बाय अ बॉडी, और ये बॉडी क्या होगी? हमेशा लेजिटिमाइज्ड होगी। जैसे कि हमारी आपकी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक, लेजिटिमाइज्ड बॉडी होगी, है ना? तो रिटन बाय अ बॉडी, ठीक है, लेजिटिमाइज्ड बॉडी, ठीक, एंड एनैक्टेड, इनैक्टेड, एनैक्टमेंट होता है पासिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ बाय द लेजिस्लेचर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनैक्टमेंट, और एनैक्टेड वहीं से बना है। ठीक है, हिंदी में इसको पारित ही बोलते हैं, एनैक्टेड मतलब पारित, लेकिन ये एक्ट के रूप में कानूनी रूप देने का जो प्रक्रिया होता है, दैट इज कॉल्ड एनैक्टमेंट प्रोसेस। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये ड्राफ्टिंग जो होती है वो किसके द्वारा हो रही है? बाय अ बॉडी, और ये लेजिटिमाइज्ड होगी, और ध्यान रखना है हम पहले ही लिख चुके हैं या बता चुके हैं, सिंगल बॉडी। तो अनरिटन में क्या हो जाएगा? यही नहीं होगा, बस नॉट लगेगा, नॉट रिटेन बाय एनी सिंगल बॉडी, पर लेजिटिमाइज्ड रहेगा। अनलेजिटिमाइज्ड इज नॉट पॉसिबल। ओके, लेजिटिमेसी उसमें भी रहेगी, वो चाहे 1218 का मैग्ना कार्टा हो, किंग जॉर्ज का फिफ्थ का, डज नॉट मैटर, लेजिटिमेसी वाज देयर। ओके, सो इसमें क्या करना है? नॉट
डॉक्यूमेंटेड और ड्राफ्टेड और रिटन, चाहे जो लिख दीजिए, तीनों वर्ड यूज होंगे। ड्राफ्टेड और रिटन बाय अ सिंगल बॉडी, बाय अ सिंगल बॉडी। याद रखना है आपको, प्रीलिम्स के लिए कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, लेजिटिमेसी रहेगी यहां भी, क्योंकि बिना लेजिटिमेसी के लॉ कैसे बनेगा? एवरीथिंग विच इज वैध, जो वैध होगा वही तो कानून बनेगा। अवैध चीजें कानून कैसे बन सकती हैं? तो वैधता तो रहनी चाहिए। और कानून, अब यहां वैधता किस बात की हो रही है? व्हाट काइंड ऑफ लेजिटिमेसी? टू फॉर्म अ लॉ, टू मेक अ लॉ, टू ड्राफ्ट अ लॉ, दैट इज द लेजिटिमेसी बीइंग डिस्कस्ड हियर, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर है? और एक बात यहां मैं कहूंगा, अगर किसी को थोड़ा सा भी लगेगा कि कुछ कठिन हो रहा है क्लास, तो प्लीज फीडबैक जरूर दे देना। पर मैं तो कोशिश ये करता हूं कि एक एक चीज आपको क्लैरिफाई करते हुए चलूं, क्वेश्चन आपके ना बनने पाए, मेरी कोशिश यही रहती है। आपके मन में क्वेश्चन तो आए लेकिन चले जाएं, है ना? मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है, और मैं ये कोशिश करने में कितना सफल हो पाऊंगा ये आप ही बताएंगे। ठीक है? तो क्या हुआ कि अब यहां पर एग्जाम्पल आप दे दीजिए, लाइक मैग्ना कार्टा ऑफ 1218 किसने दिया? किंग जॉर्ज पंचम ने, विच इज स्टिल इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है? ठीक। अब सवाल उठता है कि अगर कहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पर सुप्रीम कौन? क्वेश्चन दे देता हूं कि इफ एनीवेयर देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, then who will be supreme? Who will be supreme? The constitution or the parliament? आंसर है ना आपके पास? वेरी गुड। If there is the written constitution, then it is the constitution which is supreme, है ना? Constitution is supreme। और जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन हो जाएगा सुप्रीम? द पार्लियामेंट, और यू कैन नेम दैट लेजिस्लेचर आल्सो। ठीक है? क्लियर है? और याद रखना है एक बात हमेशा, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बाकी लॉज में हमेशा डिफरेंस रहेगा, बट all the laws has to conform to the Constitution of India। क्लियर है? ठीक। अब जरा देखिए, क्या ऐसा है कि whatever has been given by the constitution framers in the constitution shall always be intact, no change can be made? तो ऐसा तो नहीं है, changes are possible, okay, but here in the written constitutions, the amendments are not easy। ठीक है? और यहां क्या हो जाएगा? वेरी इजी। ठीक है? पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी टाइम, और वो भी
सिंपल मेजॉरिटी से। यहां क्या होगा, लाइक, अब ये इजी नहीं है तो डिफिकल्ट है, तो कैसे है, लाइक इन इंडिया amendment to the constitution are subjected to the article 368. The procedure laid down under the article 368 has to be followed if any change or any amendment is going to be made under in the constitution of India. ये ध्यान में रखना है, ठीक। यानी कि हमारे यहाँ जो है, अब इसमें मेजॉरिटी चाहिए होती है कैसी, तो बड़ी स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी। स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी का मतलब हुआ दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी से पास हो, दोनों हाउसेस में सेपरेटली, कभी भी इसके लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, और दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होने के साथ साथ ये भी हो कि जो है उसी सेशन में उसको प्रेसिडेंट साइन करें, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हाउसेस के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। बात करेंगे मेजॉरिटीज की अभी इसी क्लास में, इस क्लास में या तो फिर अगली क्लास में, क्योंकि इसमें तो अभी नेचर भी पढ़ना है हमको। चलिए, तो ये हो गया लाइक इन इंडिया 368, क्लियर। 368 में डिटेल में हम लोग को पढ़ना पड़ता है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या अमेंड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक। और जहां भी, अब आप ना मेरी पिछली क्लास से इन्फर भी कर सकते हैं, वेयर देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी के पास पावर ज्यादा या कम, जुडिशरी एंजॉयज वाइडर पावर्स। एग्जाम्पल आपके पास है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जहां अनरिटन है, लिमिटेड। कैसे लिमिटेड हो गई, बता दोगे, कैन नॉट रिव्यू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर, क्लियर। तो लिमिटेड हो गई, वाइडर पावर्स नहीं है, ठीक है। चलिए, और इसको कह सकते हो कि ये फ्लेक्सिबल रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज फ्लेक्सिबल, क्यों, सिंपली सिंपल सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो जाता है, सिंपल मेजॉरिटी। और ये दोनों हो सकता है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ, मिक्सचर ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, केवल फ्लेक्सिबल नहीं होगा, रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर होगा, या तो केवल रिजिड हो जाएगा, जैसे कई बार रिजिड होता है, कंप्लीटली रिजिड होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का, बहुत कठिन है, वहां रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए होता है, हमारे यहाँ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि हमारा जो यूनियन है वो यूएस के फेडरेशन जैसा नहीं है। तो चलिए, ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थोड़ी सी बातें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर मेन एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखना है हमेशा। कहाँ क्वेश्चन बनेगा, मेन एग्जाम। प्रीलिम्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर मेंस में भी एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है, एंड दैट क्वेश्चन इज, मैं सिंपल कर रहा हूं उस क्वेश्चन को, उसका लैंग्वेज कुछ भी कर सकता है। डू यू थिंक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
is federal as US Constitution. ठीक है, ये एक जो है फेडरल एज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है. It means that we are going to discuss whether our constitution means our political system is whether a federal one or it is somehow not exactly federal but is having the characteristics of both फेडरल एंड यूनिटरी. अब ये समझना है कि फेडरल और यूनिटरी का मतलब क्या होता है. पहले मैं आपको समझा दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी. ठीक, तो समझिएगा. एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दिया गया कोई भी प्रावधान, अगर ये लिटमस टेस्ट है फेडरल का और यूनिटरी का, इफ गिविंग powers to the states. स्टेट्स का मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स, तो फेडरल. एंड इफ power is concentrated to the central government, then that will become unitary. इसका मतलब क्या हुआ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ फेडरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, शक्तियों का बंटवारा है ना भाई. हर देश में एक केंद्र सरकार है और ढेर सारी राज्य सरकारें हैं. ये मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे में छतरी में इंडिया में 28 राज्य सरकारें भी हैं, है ना. क्लियर है. तो अगर जो है इनको पावर दे दी जाए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या कोई ऐसा प्रोविजन हो जो पावर दे रहा है, तो नीचे वाला एरो क्या कहेगा, ये होगा, ये बनाएगा फेडरल कैरेक्टर. और अगर powers are being concentrated to the central government, ठीक, तो ये क्या होगा, ये होगा यूनिटरी फीचर, एकात्मकता की ओर. ठीक है, एकात्मकता की ओर. क्लियर. एक ही आत्मा. कौन सी आत्मा, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इट इज यूनिटरी. फेडरल संघीय, सबसे मिलकर के ताकतवर बन रहा है, सबको ताकत दे के ताकतवर बन रहा है, केवल अपने पास ताकत रख के ताकतवर नहीं बन रहा है, देन इट इज फेडरेशन या फेडरल. तो यानी कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कौन सी होगी, सबसे पहले बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरेशन. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे तो बहुत होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट, चाहे जो लिखें, चाहे फेडरल पॉलिटी लिखें, इसको फेडरल पॉलिटी भी लिख सकते हैं. क्लियर, टेंशन नहीं लेना है. चलिए, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो क्या इंडिया में है? यस। कैसा है? तो सेवेंथ शेड्यूल में क्या है? सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। There are items given in the union list, concurrent list and state list. On the items of the state list, only the state governments are having the power to make laws. कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाएंगे, यूनियन में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन होता क्या है, देयर आर सेवरल प्रोविजंस which many of the times, specifically during the emergencies, give the power to make law on the state list subject to the central, यानी कि to the parliament। तो ये क्या हो गया, है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लेकिन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस इट कन्वर्ट्स इनटू द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो ये क्या हो जाता है कि यूनिटरी टाइप हो जाता है। लेकिन शेड्यूल 7 का प्रोविजन, फिर रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, इसका और भी उदाहरण है। चलिए, तो एक तो ये हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कि और कौन से फेडरल फीचर्स हैं हमारे यहाँ, तो सेकंड वन हो जाएगा, वैसे बेसिक फीचर क्या है, तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर हम लोग खूब बात अभी कर चुके हैं, आराम से बता देना है कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, दिस है दैट है। कोई भी कानून, कस्टम, ये सबको लीगली वैलिड होना है तो इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड विच इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशियरी। तो हम इसको क्या कहते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ तीसरी बात जो होगी, थर्ड वन इज, अच्छा पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कर दो। फेडरल गवर्नमेंट होने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अनरिटन नहीं होना चाहिए। व्हाई? यू नो दैट इन ब्रिटेन एंड न्यूजीलैंड पार्लियामेंट कैन चेंज एनी टाइम एनीथिंग विद द सिंपल मेजोरिटी। तो वो तो यूनिटरी फॉर्म का ही लक्षण है कि पार्लियामेंट जब चाहे जब पूरे देश के लिए कोई भी कानून बना देगी। तो इसलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तीसरा आप कहिए, चौथा, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो जुडिशरी की पावर होनी चाहिए। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, ये भी आपके यहाँ है, हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर होना चाहिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात हम लोग कर चुके हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हो गए बेसिक फीचर्स, इतने होने चाहिए तब आ, कोई जो है फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली बन सकती है। अदर फीचर्स में ऐसे फीचर्स आ जाते हैं विच मेक्स अ गवर्नमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीटली फेडरल, और वो क्या है, बाई कैमरलिज्म। कैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं जानबूझ करके, 2 सदन होना,
लाइक हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, तो यूएस में क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। बात करेंगे, यूएस का अपर हाउस बड़ा पावरफुल है और दुनिया का एकलौता अपर हाउस है जो लोअर हाउस से ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वहां स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है और स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। बात करेंगे डिटेल में जब पार्लियामेंट पढ़ रहे होंगे। चलिए, बाइकैमरलिज्म। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे आपके यहाँ नहीं पाई जाती हैं, आई मीन इंडिया में नहीं है, एंड दैट इज डुअल सिटीजनशिप। इन यूएसए, यू नो दैट सिटीजनशिप ऑफ स्टेट और फिर सिटीजनशिप ऑफ यूएसए। बहुत सारे लोग किसी स्टेट की सिटीजनशिप लेकर के यूएस में बसे हुए हैं, आज तक उनको यूएसए का सिटीजनशिप नहीं मिला है। दोहरी नागरिकता, ठीक है। इंडिया में क्या है? इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, एंड सिंगल सिटीजनशिप इज द यूनिटरी फीचर। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही लोगों को नागरिकता देने का अधिकार है। तो कहां चला गया राइट? ये अधिकार, ये प्रोविजन क्या कह रहा है? ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल गिव द पावर। तो कहां गई, सॉरी, सिटीजनशिप? तो कहां गई पावर? ऊपर चली गई। तो क्या हो गया? यूनिटरी फीचर है ये। क्लियर? तो ऐसे ही आप समझते जाएंगे, जहां भी पावर ऊपर की तरफ जाएगी जिस प्रोविजन से, वो क्या हो जाएगा? यूनिटरी फीचर। ठीक है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म का, और उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वी हैव दिस आल्सो। और जुडिशरी ने इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ एक अपना अलग ही आइलैंड तैयार कर लिया है, जिसपे बड़ी बहस हो चुकी है। जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात आएगी तो हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता भी होगा कि बहुत सारी बातें इस पर हो चुकी हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक। तो बहुत सारे हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर हैं। पहले नंबर पर मैं रखूंगा चेंज इन द नेम, एरिया एंड बाउंड्री ऑफ स्टेट्स। ठीक। आर्टिकल 3 अप्लाई होता है और ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय द पार्लियामेंट ओनली। स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई स्टेक नहीं है इसमें, आई मीन उनके पास कोई पावर नहीं है। उनके पास भेज जाएगा बिल, बस ये कहने के लिए कि जान लीजिए कि हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है। वो इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप इज द नेचर ऑफ द यूनिटरी फीचर। ये आप पहले ही जान चुके हैं, फिर भी यहां लिख दिया जाए, सिंगल सिटीजनशिप। और याद रखना है, ये जो ओसीआई कार्ड मिलता है, दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ सिटीजनशिप। ठीक। फिर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368
फिर ये किसके पास? पार्लियामेंट ओनली। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होगा? आप कह सकते हो शेड्यूल 7th वाली जो कमियां हैं, ठीक है, आर्टिकल 250, 252, 249 भी इसमें आ जाएगा। ऐसे आर्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं, आ, हाँ, जो पावर दे देते हैं किसके पास? पावर टू मेक लॉ टू द पार्लियामेंट। ये पढ़ेंगे इसको हम लोग डिटेल में, अभी बस शॉर्ट में ऐसे समझते जाइए। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, आपको पता है देयर में बी 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंट रूल, और ये हुआ नेशनल इमरजेंसी। ठीक। तो जब इमरजेंसी लग जाती है देश में, किसी भी तरह की लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो जिस स्टेट में लगा उस स्टेट की सारी पावर कहां चली गई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसी तरह से अगर जो है 350 जो 352 लग गया, देश में इमरजेंसी लग गई, जैसे कि मिसेस इंदिरा गांधी ने लगाई थी 75 में, तो पूरे देश में सारी स्टेट गवर्नमेंट्स नलीफाई हो गई, उनके सारी पावर्स कहां चली गई? सेंट्रल गवर्नमेंट। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो फाइनेंशियल मैटर में सारी पावर कहां चली जाएगी? फाइनेंशियल मैटर में सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, और वहां उस समय वो कानून भी बना सकता है। ठीक है। एक और आलोचना होती है कि जो लिस्ट है ना 7 शेड्यूल में, लिस्ट अंडर 7 शेड्यूल, इसमें क्या है? यूनियन लिस्ट में मोस्ट रेवेन्यू प्रोवाइडिंग आइटम्स रखे गए हैं, यानी कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण मैटर हैं वो सब यूनियन लिस्ट में है। ये अलग बात है कि ज्यादा रेवेन्यू यूनियन के पास आता है तो यूनियन उसको क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट भी करता है स्टेट के साथ। वो हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 वाला जब प्रोविजन आएगा, तो वहां पढ़ेंगे कि कैसे फिस्कल फेडरलिज्म भी इंडिया में फाइनेंस कमीशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। ये एक अलग बात है, लेकिन ये है तो है। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे आपकी प्रेजेंट टेरिटरी में कोई एरिया नहीं है, कोई एरिया नहीं है, बांग्लादेश का मान लो कोई एरिया नहीं है, या कहीं और का नहीं है। ठीक। तो क्या होगा? उस टेरिटरी को अगर हमारे पास हम ले आते हैं, देन व्हाट विल हैपन? उस पे कौन कानून बनाएगा? अरे भाई, अभी तक डिफाइन नहीं है कि वो कौन सा स्टेट है। पार्लियामेंट। यस। तो आर्टिकल 246 भी एक ऐसा प्रोविजन है जो क्या करता है? आर्टिकल 246 जो है, इफ एनी टेरिटरी इज नॉट इन इंडिया, और वो लाई जाती है इंडिया में, देन द पार्लियामेंट शैल मेक लॉ। आर्टिकल 246। इसी तरह से एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 248। ठीक है। 248 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका रिलेशन 7th शेड्यूल से है। देखो, अब आप लीगल चीजें पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समझना होगा और दिमाग को थोड़ा
एक्टिव रखना होगा। इसका रिलेशन 7 शेड्यूल से क्यों है? क्योंकि जो आइटम्स तीनों लिस्ट में नहीं है, if anything is not mentioned in all the three lists, then it provides the residuary powers. Residuary powers to union या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या कर देता है? ये केंद्र सरकार को, इसको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां प्रदान कर देता है। यानी कि जो कहीं मेंशन नहीं है वो किसके पास चला जाएगा? वहां चला जाएगा। अमेरिका कहता है कि देखो, जो हमारे पास नहीं है यूनियन फेडरल लिस्ट में, वो कुछ भी होगा तो किसी न किसी राज्य में होगा, और अगर किसी न किसी राज्य में होगा, स्टेट में होगा, कोई नई चीज पाई जाएगी, तो जिस राज्य में होगा उस राज्य को अधिकार है। वहां रेजिडुअरी पावर किसके पास है? इन यूएसए रेजिडुअरी पावर्स इज गिवन टू द स्टेट्स। याद रखना, इसीलिए तो अमेरिका जो है फेडरल स्टेट है। ठीक, 240, अरे यार 246 को मैंने 246 को 64 लिख दिया। अच्छा, ठीक है, 246 है ही नहीं है वहां ऐसा कोई प्रोविजन। यूएस में कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है। ठीक है, 250 252 जैसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। बस इमरजेंसी का प्रोविजन है, जब इमरजेंसी वहां भी लग सकती है। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 256 एक है, ये क्या करेगा? आर्टिकल 256 पावर देता है सेंटर को, प्रोवाइड द पावर टू सेंटर टू गिव एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, administrative directions to the states, और उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान रखना, स्टेट्स हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंटर। इफ नॉट तो 356 अप्लाई कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। 356 यानी प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में लगाया जा सकता है। तो ये जो है, ठीक, हाँ, बहुत दिक्कत है। तो ये जो है क्या है, बहुत आराम से आपको दिखा रहे हैं यूनिटरी फीचर। अब जरा आइए, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी भी कड़ी आलोचना होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी यूनिटरी फीचर है। व्हाई इट इज यूनिटरी फीचर? बिकॉज the center, means the UPSC is selecting the candidates and those candidates are being sent to the हाँ स्टेट गवर्नमेंट्स में, है ना? ठीक है, फिर एक और प्रोविजन है, सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशरी। Actually, in USA, there is Supreme Court at state level also। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या है? सिंगल एंड यूनिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट इसका सबऑर्डिनेट, हाई कोर्ट हाई कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप काइंड ऑफ है, एंड दिस इज आल्सो द यूनिटरी फीचर। ठीक, फिर ओनली वन इलेक्शन कमीशन, कॉमन ईसी, स्टेट का इलेक्शन भी वही कराएगा और
सेंटर का भी। सिमिलरली एक और है सीएजी, कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस, सीएजी का ऑफिस, कैग जिसको बोलते हैं, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट्स द यूनिटरी फीचर। अब आपको एक और बात बताता हूं, जो पहले मैंने कहा कि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ फेडरल फीचर। Once I have told you that representation of the states in the Rajya Sabha is federal, but unequal representation, unequal representation of states in Rajya Sabha is what is unitary feature. How and why? इसको समझ लीजिए। Actually, in the Rajya Sabha, the states which are having more population, they are having more members, like उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा, और फिर आप उधर चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे कम, एक मेंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जबकि फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स होना चाहिए। So in USA, there is equal representation. In USA, two members from each state in Senate. वहां सेनेट में क्या होगा, वहां सेनेट में दो मेंबर आएंगे। कहां से आएंगे, हर स्टेट से आएंगे। 50 स्टेट है, 100 मेंबर है। ठीक है, तो इससे अब हमारे पास क्या निकल के आ रहा है भाई, तो इससे हमारे पास ये निकल के आ रहा है कंक्लूजन। इसी को बेसिस मान करके कहा गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वासी फेडरल, बट इट इज नॉट क्वासी फेडरल। इसको कहा जाता है कि एक पैराग्राफ आप चाहें तो लिख भी लेंगे कि द above principles show a strong centralizing tendency under the Constitution of India. And this is the reason why, and this is the reason why the Constitution of India is regarded as a federal constitution with strong unitary tendencies. Sometimes इसको कहेंगे, एग्जाम में आ जाता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस ये वर्ड भी आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर फाइनली आप कहोगे कि दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फेडरेशन सुई जेनरिस। इंग्लिश में इसका मतलब हुआ फेडरेशन ऑफ इट्स ओन काइंड, फेडरेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। तो आपका जो क्वेश्चन शुरू हुआ था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, जितने भी स्मार्ट लोग हमारी क्लास कर रहे हैं, they will try to write this answer within the
limit of 200 words, and if it is possible write in 150 words. कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, क्लास आपने पढ़ ली है, बढ़िया से अपने क्लास नोट्स का रिवीजन करिए और मस्त हो जाइए, यही आपका आंसर बनता है। क्लियर है? तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन। अब इसमें एक डिस्कशन बहुत जरूरी है जो हमें आपको करना चाहिए। हम्म वो मैं कर देता हूं। कई बार ये होता है, many of the times students get confused with the concept of distribution of power and separation of powers. So please remember always that distribution of power distribution of powers, शक्तियों का विभाजन या वितरण, और दूसरा कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक? So distribution of powers is related with the distribution of powers between center and states, and thus this concept separation of power is related with the, या among लिखिएगा यहाँ, among एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था? फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा कि अगर किंगशिप को हटाया गया, डिक्टेटरशिप को हटाया गया, देन जो काम कर रहे थे सम्राट अशोक, दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, सेपरेटेड, और उसको से उनसे हटाया, उनसे ले लिया और लेकर के 3 ऑर्गन्स बनाए। तो अब इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ये क्या करें? ये लॉ मेकिंग, इट मींस कि लॉ मेकिंग में जुडिशरी नहीं घुसनी चाहिए। फिर एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन में जुडिशरी को घुसना नहीं चाहिए, लेजिस्लेचर को नहीं घुसना चाहिए, जुडिशरी लेजिस्लेचर के काम में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को नहीं घुसना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। हिंदी में इसको कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। वाइल डिस्ट्रीब्यूशन इज शक्तियों का विभाजन, जो कि शेड्यूल 7 से डील होता है, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से। ये जो मामला है यहां इसका ये, ऑलवेज रिमेंबर, ये कॉन्सेप्ट कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। आई हैव सीन सेवरल स्टूडेंट्स आंसर इन विच दे हैव मिक्स्ड द बोथ द कॉन्सेप्ट्स। ये गलती नहीं करना है, ये ध्यान में आपको रखना है। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अगली, अब यहाँ पर ये क्यों बताया, तो इसीलिए बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, और साथ का साथ हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे आपका ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटीज भी। ठीक है? जब डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटीज पढ़ लेंगे तब हम लोग का आराम रहेगा
दिक्कत नहीं आएगी कॉन्स्टिट्यूशन के ढेर सारी बातों को समझने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का क्लास। आपके पास मेरे ख्याल से प्रश्न जरूर होंगे, तो आप अपने प्रश्नों को हम तक जरूर भेजिए, है ना। हम चाहेंगे कि आपके प्रश्न हम तक पहुंचे। ठीक है, और इस तरह से क्या कहते हैं, चीजें हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज के लिए इन दिस क्लास, फॉर दिस क्लास, थैंक यू फॉर ऑल। स्टे टाइट, स्टडी वेल, और स्टडी करिए, रीडिंग नहीं करिए। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन,